तो स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर। हमने अब तक कर ली थी कक्षा छठी राजस्थान अध्ययन के 7 पाठ कर लिए हैं। आज हम करने जा रहे हैं पाठ नंबर 8 जिसका नाम है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। तो हम पढ़ने शुरू करते हैं। मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य करते हैं यह क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु और आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्तर पर निर्भर करता है। राजस्थान खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है। साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अतः यहाँ के लोग मुख्यतः कृषि, पशुपालन व खनन कार्य करते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन, उद्योग व सेवा क्षेत्र में कार्य करने वालों की संख्या बड़ी है। अब तक कुछ महत्वपूर्ण नहीं आया, अब महत्वपूर्ण आरंभ होगा। दिया हुआ है राजस्थान में कृषि। राजस्थान का 7% भूभाग मरुस्थल है। पिछले चैप्टर में हमने राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था मरुस्थलीय, अरावली, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, हाड़ौती प्रदेश, ये हमने पढ़े थे। तो हमने पढ़ा था कि जो मरुस्थलीय भाग है वो है 61.11%, ये हमने पढ़ा था। और यहाँ पे जो जनसंख्या है वो 40% रह रही थी। तो यही दिया हुआ है कि राजस्थान का 7% भूभाग मरुस्थल है। यहाँ अधिकांशतः कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर करती है। कि पूछा जाए कि राजस्थान के पश्चिमी भूभाग यानी कि जो मरुस्थलीय भूभाग है वहाँ पर जो कृषि है वो किस पर निर्भर करती है, तो वो करती है मानसून की वर्षा पर निर्भर करती है। राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। यह वर्ष भर 3 प्रकार की होती है। राजस्थान में जो कृषि है वो 3 प्रकार से होती है। एक है रबी की फसल, एक है खरीफ और एक है जायद। पहला है रबी की फसल। तो रबी की फसल में दिया गया है कि रबी की फसल की बुवाई सर्दी में प्रारंभ होने पर की जाती है व गर्मी प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। तो यहाँ पे कटाई का महीना तो दिया हुआ है और जो इसकी बुवाई होती है वो होती है अक्टूबर नवंबर में इसकी बुवाई होती है और कटाई होती है इसकी मार्च अप्रैल के अंदर। इसमें गेहूँ, जौ, चावल, चना, सरसों आदि की फसलें प्रमुख है। अब ऐसा नहीं है कि जो आरबीएसई अपनी बुक्स हैं उनमें कोई मिस्टेक नहीं करती, इनमें भी मिस्टेक होती है। जैसे जो यहाँ पर है वो मिस्टेक हुई है। चावल जो है वो रबी फसल नहीं है, वो एक खरीफ की फसल है। तो ये अपनों को अगर ऑप्शन में पूछा जाए कि इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है, तो जो चावल है वो खरीफ की फसल है। आगे दिया गया है खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है व शीत ऋतु प्रारंभ होने से पहले काट ली जाती है। तो जो खरीफ की फसल है इसका बोने का जो समय है वो है जून जुलाई। खरीफ की फसल बोई जाती है जून जुलाई में और वह काटी जाती है अक्टूबर नवंबर में, खरीफ की फसल। और इसमें मुख्य फसलें दी गई है ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली और तिल। ये हमें इसके अंदर मुख्यतः जो है फसलें दी गई है। कौन कौन सी दी गई है, एक मिनट। ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि ये हमें इसमें फसलें दी गई हैं। हमें दोनों की फसलें याद होनी चाहिए, दोनों नहीं तीनों की याद होनी चाहिए कि रबी में कौन सी है, गेहूं, जौ, चना, सरसों। चावल किसकी है, खरीफ की है। और खरीफ की फसलें और कौन सी दी गई है, ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल। जो जायद की दिया हुआ है कि यह फसल मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक ली जाती है। तो कब बोई जाती है, ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है और कब काटी जाती है, जून जुलाई में। तो अब देखो बन गया, कैसे बन गया, मार्च अप्रैल में बोई गई जायद, कटाई हुई इसकी जून जुलाई में, जून जुलाई में बुआई हुई खरीफ की, कटाई हुई उसकी अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में बुआई हुई किसकी, रबी की कटाई कब हुई, मार्च अप्रैल में। जायद की फसलें कौन कौन सी है, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, ये सभी इसकी फसलें हैं। आगे क्या दिया हुआ है, राजस्थान कृषि में पिछड़नेपन के कारण, कि जो राजस्थान है वो कृषि में क्यों पिछड़ी हुई है, इसके कुछ कारण हैं। जैसे कि इसका प्राकृतिक कारण क्या है, बार बार सूखा होना, रेतीली और ऊसर व बंजर भूमि और मृदा अपरदन। राजस्थान में जो मृदा अपरदन है वो मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। तो अगर सर्वाधिक पूछा जाए तो जो सर्वाधिक मृदा अपरदन है वो होता है हवा के कारण, और अगर सेकंड नंबर पे पूछा जाए तो वो जल के कारण होता है, और जो तीसरा नंबर है वो होता है चादरी अपरदन, कि जो मिट्टी है उसका ऊपरी भाग है वो चला जाता है। तो वो क्या, चादरी अपरदन। सर्वाधिक अपरदन हो रहा है हवा से, उसके बाद में हो रहा है जल से, और तीसरा है वो चादरी अपरदन है। अगला है वो है आर्थिक कारण, किसानों की निर्धनता, उपज का कम मूल्य, पुराने तकनीकी से कृषि, सिंचाई के साधनों की कमी, उत्तम खाद बीज की कमी। अब किसानों की निर्धनता हम देखते हैं कि थोड़े समय बाद में किसानों की मांग उठती है कि हमारा जो है वो कर्ज माफ़ कर दो। किस लिए कर्ज माफ़ की मांग उठाते हैं, क्योंकि वो निर्धनता है। अगला जो कारण है वो है संगठनात्मक कारण, कि भू स्वामित्व समस्या, कि जो ज़्यादातर जो किसान हैं उनकी स्वयं की भूमि नहीं है, वो जमींदारों के नीचे काम करते हैं। और दूसरा क्या है, नीतिगत कमजोरियाँ। अगला जो है वो है राजस्थान में कृषि की विशेषताएं दी गई है हमें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान में कृषि मंत्री है, राजस्थान के कृषि मंत्री, तो राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है, लालचंद कटारिया। राजस्थान कृषि मंत्री है लालचंद कटारिया।
और अगर भारत में पूछा जाए कि भारत के कौन है कृषि मंत्री, तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है भारत के कृषि मंत्री? नरेंद्र सिंह तोमर। राजस्थान के हैं लालचंद कटारिया। अब हम पढ़ेंगे आगे कि देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों व ग्वार का उत्पादन राजस्थान में हो। पूछा जाए राजस्थान किस किस में प्रथम है, तो बाजरा, सरसों और ग्वार में प्रथम पर है। अगला है उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान भारत में जौ व चना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। कि उत्तर प्रदेश के बाद में जो है वो राजस्थान जौ व चना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। तो पूछा जाए राजस्थान का स्थान जौ में कौन सा है? दूसरा। चने में कौन सा है? दूसरा। और जौ और चने में प्रथम कौन है? यूपी। अब पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर जौ में कहाँ पर जौ का सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है, तो जौ का सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है जयपुर के अंदर। चने का सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है बीकानेर के अंदर। बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है अलवर के अंदर। सरसों का हो रहा है अलवर भरतपुर में। और ग्वार का हो रहा है बीकानेर में। बीकानेर में किस किस का सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है? राजस्थान में ग्वार का और चने का। जौ में सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है जयपुर में। सरसों का हो रहा है अलवर भरतपुर में। और बाजरे का हो रहा है अलवर में। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है। कि पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा खाद्यान्न बोया जाता है, तो वो बाजरा है। अगर पूछा जाए कि रबी फसल में सर्वाधिक कौन सा है जो राजस्थान में बोए जाते हैं पूर्णतः राजस्थान में, तो है गेहूं। और अगर खरीफ में पूछा जाए तो वह कौन सी होगी? बाजरा होगी। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती प्रमुख है। दक्षिणी राजस्थान में मक्का की खेती है वो सर्वाधिक होती है। और मक्का के अंदर 2017-18 की जो आई थी सूची उसके अकॉर्डिंग भीलवाड़ा जो है वो फर्स्ट रैंक पर है। भीलवाड़ा मक्का के अंदर। आगे है राजस्थान में श्रीगंगानगर जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो ये जो गंगानगर हनुमानगढ़ वाला एरिया है, ये स्पेशली गंगानगर जो है वो गेहूं उत्पादन में प्रथम है, इसलिए गंगानगर को उनका कटोरा भी कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है इंदिरा गांधी नहर से पश्चिमी राजस्थान में कितना क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा का विकास हुआ है? ऑप्शन में आ सकता है, उत्तर होगा इसका 17 लाख हेक्टेयर। आगे यूनिट ध्यान रखनी है हमें, 17 लाख हेक्टेयर। अगला जो पॉइंट दिया गया है वो है कि सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कि टोटल अगर 100 हेक्टेयर के अंदर जो है वो फसली क्षेत्र है तो उसमें से केवल 35 हेक्टेयर पर ही सिंचाई की सुविधा है। मतलब 100 में से 35% पर ही फसली क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। कुल सिंचित क्षेत्र के 66% क्षेत्र में सिंचाई कुएं व ट्यूबवेल से होती है। कुएं व ट्यूबवेल से कितने प्रतिशत पर हो रही है? 66% से। नहरों द्वारा करीब 33% की सिंचाई होती है। तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र बहुत कम है, तो ये लगभग 1% या उससे भी कम क्षेत्र पर है तालाबों द्वारा। अब हम आगे पढ़ते हैं पशुपालन। तो इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ते हैं। राज्य के मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र में कम वर्षा व कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पशुपालन ही जीविका उपार्जन का सहज साधन है। इन क्षेत्रों में कृषि के अवसर तो सीमित ही हैं ही, औद्योगिक रोजगार के अवसर भी पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण लोगों को पशुपालन के रोजगार के साथ साथ आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है, फर्स्ट पर है यूपी। राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में कितना प्रतिशत पशुधन है, तो वो है 11.27% पशुधन। मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र के अलावा संपूर्ण राजस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। खेती के साथ साथ में क्या करते हैं? पशुपालन करते हैं। अगर अभी पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु जो हैं पशुधन कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है बाड़मेर में। और न्यूनतम पशुधन पाया जाता है कहाँ पर? धौलपुर में। न्यूनतम पशुधन धौलपुर में, सर्वाधिक पशुधन बाड़मेर में। अब जैसे इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है कि जो पशु गणना होती है वो कितने वर्ष में होती है? 5 वर्ष में होती है। पशु गणना कौन करवाता है? वो राजस्व विभाग अजमेर द्वारा की जाती है। कितने समय में होती है? 5 साल में होती है। अभी जो 20वीं पशु गणना थी वो कब हुई थी? 2019 में हुई थी। और ऐसा पूछा जाए कि जो 19वीं और 20वीं पशु गणना है उन दोनों के अंदर लगभग क्या अंतर पड़ा है, तो हम देखेंगे कि 1.66% कमी आई है पशुधन के अंदर 19वीं से 20वीं पशु गणना में। और जैसे आगे पढ़ते हैं, आगे आएगा उस हिसाब से प्रश्न बताती हूँ कि राजस्थान में पालतू पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान में गाय, बैल, भैंस, बकरियां, ऊंट, भेड़, घोड़े, गधे आदि पाले जाते हैं। तो अभी इसमें ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि बकरी सर्वाधिक कहाँ पर है? बकरी जो है वह सर्वाधिक कहाँ पर है? बाड़मेर में है। और गाय सर्वाधिक कहाँ पर है?
तो जो गाय है वो सर्वाधिक है उदयपुर में। हम देख सकते हैं कि गाय में यह आ रहा है, उदयपुर में यह आ रहा है, तो हम याद कर लेंगे गाय सर्वाधिक है उदयपुर में। ऊँट जो है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं जैसलमेर में। भैंस जो है, भैंस सबसे ज़्यादा मिल रही है हमें जयपुर और अलवर वाले क्षेत्र में। घोड़े जो ज़्यादा हैं वो मिलते हैं हमें कहाँ पर, बीकानेर वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब अगर हम देखा जाए, आगे दिया हुआ है कि राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में ऊँट, बकरियां, भेड़ पशुपालन बहुतायत में किया जाता है। तो कौन सा मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर ऊँट, बकरियां व भेड़ों का पशुपालन बहुतायत में हो रहा है? राजस्थान की 20वीं पशुगणना जो कि 2019 के अनुसार ऊँट व गधों की संख्या में चिंताजनक कमी हुई है। तो कमी किस किस में हुई है? ऊँट व गधों में हुई है। कितनी कमी हुई है? हम देखेंगे कि ऊँटों में जो कमी हुई है वो हुई है 34.81। ऊँटों में हुई है 34.81% की कमी हुई है 19वीं जनगणना से, पशुगणना से, सॉरी। जो जनगणना है वो मनुष्यों की होती है, जो पशुगणना है वो पशुओं की होती है। भेड़ बकरियों की संख्या में भी कमी आई है। गाय और भैंसों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। तो कमी किस किस में आई है? भेड़ में, बकरी में, ऊँट और गधों में हुई है। और थोड़ी सी जो वृद्धि हुई है वो ये है गाय और भैंस में। राजस्थान में मुर्गी पालन यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग के व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रही है। हम देखेंगे कि जो अजमेर है, अजमेर को किस नाम से जाना जाता है? अंडों की टोकरी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मुर्गी पालन भी सर्वाधिक है, तो वहाँ पे जो क्या कहेंगे, अंडों की टोकरी है, वो अजमेर को कहेंगे। फिर है पशुपालन से लाभ। तो पशुपालन से क्या लाभ हो रहे हैं? पशुपालन से ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता है, तो पहला पॉइंट हो गया, रोजगार मिल रहा है। दूसरा है एवं पशुओं पर आधारित उद्योगों का विकास हो रहा है। तो जो पशु आधारित उद्योग है उनका विकास हो रहा है। इस व्यवसाय से पौष्टिक आहार, घी, मक्खन, छाछ, दही आदि की प्राप्ति हो रही है। ये हो गया तीसरा पार्ट। डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों का विकास हो रहा है, ये चौथा पॉइंट। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशु उत्पादन का विदेशों में निर्यात भी किया जा रहा है, जो हमारी इकोनॉमी में सहायता करता है। तो ये हो गया 5 पॉइंट। पशुपालन में समस्याएं क्या क्या आ रही है? तो अगर हम पशुपालन में समस्या देखें, पशुपालक निर्धनता के कारण पशुओं को पौष्टिक आहार व सही इलाज नहीं दे पाते। पशुपालन के पास कमजोर और घटिया नस्ल के पशु हैं। चारागाहों के लिए पर्याप्त भूमि की कमी है। परंपरागत तरीकों से पशुपालन करते हैं। पशुपालन में व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी है। बार बार के सूखे व काल के कारण पशुधन कम होता जा रहा है। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान में खनन। राजस्थान में कई विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान को जो है वो खनिजों का अजायब घर बोला जाता है राज्यों में। अगर राज्य में पूछा जाए कि राज्य में खनिजों का अजायबघर किसे कहा जा रहा है भारत में, तो वो है राजस्थान। इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है। कितने प्रकार के खनिजों का खनन हो रहा है? 67 प्रकार के खनिजों का खनन हो रहा है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फॉस्फेट है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? रॉक फॉस्फेट है। रॉक फॉस्फेट जो है वो हमें कहाँ मिलता है? जामर कोटड़ा, उदयपुर में पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। जामर कोटड़ा उदयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। आगे दिया गया है सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। एकाधिकार यानी कि लगभग 80% से ज़्यादा जो है वो यहाँ मिल रहा है राजस्थान में। हम देखते हैं कि सीसा, जस्ता और चांदी है वो साथ में ही मिलते हैं। अगर सीसा जस्ता मिल रहा है तो साथ में चांदी भी मिलेगी, और जहाँ चांदी मिल रही है वहाँ साथ में सीसा जस्ता भी मिलेगा। तो इनके लिए जो एक प्रमुख खान है वो है जावर। जावर चांदी के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो कि उदयपुर में है। ये राणा लाखा के समय में मिली थी। राणा लाखा के समय हमें जावर खान मिली थी। फिर है संगमरमर। संगमरमर के लिए एक प्रसिद्ध मंडी है, कौन सी? किशनगढ़। संगमरमर के लिए प्रसिद्ध मंडी कौन सी है? किशनगढ़ है। और सीसा जस्ता और जो चांदी है इसकी और कौन सी है? सीसा जस्ता और चांदी की और है गैलेना। ये जो मिश्रित रूप में मिलते हैं उसे गैलेना कह रहे हैं। और हम पढ़ते हैं चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा, इमारती पत्थर व अन्य महत्वपूर्ण खनिज हैं। चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन। टंगस्टन के लिए फेमस जगह कौन सी है? डेगाना, नागौर। अभ्रक के लिए फेमस है भीलवाड़ा। तांबा जो खेतड़ी, झुंझुनू हो गया। इमारती पत्थर, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। और हम देखेंगे कि जो राजस्थान है उसके अंदर जो पन्ना है उसमें भी राजस्थान का एकाधिकार है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में खनिजों की उपलब्धता को देखते हुए खनिज आधारित नए उद्योगों की स्थापना की काफ़ी अवसर है। यही कारण है कि राज्य सरकार प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दे रही है। राजस्थान में अवैध बजरी खनन से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ रही है। अवैध खनन से अरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो चुकी है। इसके गंभीर पर्यावरणीय दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया। आपको चलो 1-2 पॉइंट और बता देती हूँ खनन से संबंधित, कि जो राजस्थान में
जो हमारा खनन मंत्री है वो कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में उत्तर लिख के बताएंगे कि राजस्थान का खनन मंत्री कौन है और भारत में कौन है खनन मंत्री, ये आप मुझे ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अब हमको शब्दावली कर लेते हैं, जैसे कि है आजीविका। आजीविका है यानी कि रोजगार जीवन निर्वाह हेतु किया जाने वाला कार्य। फिर अतिवृष्टि यानी कि अत्यधिक वर्षा होना। अति यानी कि किसी भी चीज़ की ज़्यादा होती है ना तो वो होता है अति अत्यधिक। निर्यात है देश से माल बाहर अन्य देशों को भेजना निर्यात। आयात है बाहर देशों से अंदर देश में मंगवाना, वो होता है आयात। रबी फसल की प्रमुख फसल कौन सी है, तो गेहूँ जो है वो प्रमुख रबी फसल है। अब ये भी पढ़ते हैं कि जो मावट होती है वर्षा होती है वो रबी फसल के लिए सर्वाधिक लाभदायक होती है। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोए जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है, तो हमने पढ़ा था कौन सा है, बाजरा है। हमने पढ़ा था राजस्थान में सर्वाधिक खरीफ फसल कौन सी बोई जाती है, बाजरा, और रबी खरीफ कौन सी बोई जाती है, गेहूँ। फिर है खरीफ की फसल की बुवाई कब कौन से ऋतु में शुरू की जाती है खरीफ की, तो वो ग्रीष्म ऋतु हो गई। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में ब्लैंक व ब्लैंक पशु संख्या में चिंताजनक गिरावट हुई है, तो वह हुई है ऊँट में और गधों में। ऊँट में कितनी हुई है, 34.81%। जो बाकी के प्रश्न है कि पशुपालन से क्या लाभ है, किन खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है, पशुपालन की 2 समस्याएं क्या है, अवैध खनन के दुष्परिणाम क्या है, ये हम आपको खुद पढ़ने हैं। और एक काम करिएगा कि जितने भी इसके अंदर दिए गए हैं हमें छठे के हिसाब से जितने भी हमें यहाँ पे खनिज दिए गए हैं उनकी मुख्य जगह पढ़िए देखिए, और मुझे कमेंट में जितना हो सके उतना लिख के बताइए कि आपने कौन कौन से खनिजों के बारे में पढ़ा। अगला जो हमारा वीडियो होएगा वो होएगा चैप्टर 9 पे, जिसका नाम है राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। यह हमारा चैप्टर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी, मेरा समझाना अच्छा लगा, आपको वीडियो से कुछ जानने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट दें, और से अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।